नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विस्तार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि दोस्तों अपन जिला दर्शन की नियमित क्लासें पढ़ रहे हैं, उसी क्लास की अगली कड़ी में आज का अपना जिला है चूरू जिला। चूरू जिले के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है और जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं, उन सभी फैक्ट को हम आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आप अच्छे से पढ़िएगा और जो चीज़ें अपन ने पहले पढ़ाई है उनको भी आप समय समय पर रिवीजन करते रहिएगा। तो बिना देर के आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पढ़ने वाले अपन चूरू जिला। सबसे पहले अपन बात करें चूरू जिले की, तो यहाँ पे देखिए चूरू जिला शुरू करने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि भविष्य और कुछ नहीं है, बल्कि आप वर्तमान में जो कर रहे हैं उसका परिणाम ही क्या होता है भविष्य। ये आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट्स है यहाँ पर कि भविष्य कुछ नहीं है बल्कि आप जो वर्तमान में कर रहे हैं उसका परिणाम है भविष्य। ये चीज आप ध्यान रखें। तो आज अच्छा कर्म करें, अच्छी मेहनत करें, तो कल आपका जो भविष्य होगा वो अच्छा रहेगा। इसी के साथ शुरू करें, बात करते हैं सबसे पहले चूरू जिले की स्थापना। यानी चूरू की स्थापना की बात करें, जिला नहीं कह सकते, यहाँ पे चूरू जो क्षेत्र था या चूरू जो स्थान है उसकी बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1620 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ पर जाटों के द्वारा, यहाँ पर चूरू में जाटों का शासन हुआ करता था उस समय, तो चोहेड़ा जाट के द्वारा यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। 1814 ईस्वी के बाद बीकानेर राठौड़ वंश द्वारा अधिकार करके चूरू का बीकानेर में विलय कर दिया गया। और उसके बाद में 1814 ईस्वी के बाद बीकानेर के राठौड़ों द्वारा इसका विलय किसमें कर दिया, अधिकार करके बीकानेर रियासत में कर दिया गया था। उसके बाद बात करें तो 30 मार्च 1949 को एकीकरण के चौथे चरण यानी चतुर्थ चरण के दौरान चूरू जो है बीकानेर राज्य का अंग होने के कारण इसका वृहद राजस्थान में विलय कर दिया गया था। तो आपसे क्वेश्चन बन जाए आपके लिए कि चूरू का जो है राजस्थान के एकीकरण के समय किस चरण में विलय किया गया था, तो आपको याद रखना है कि चतुर्थ चरण यानी चौथे चरण में इसका विलय किया गया था। और चौथा चरण कब था, तो 30 मार्च 1949 को चौथा चरण जो था उसके अंतर्गत इसको विलय किया गया था। और वृहद राजस्थान में इसका विलय हुआ था, ये भी आप ध्यान रखें चतुर्थ चरण के तहत। अब बात करें कि इसकी जो है जिले कब बना था चूरू जिला, उसकी बात कर लेते हैं। तो 1 नवंबर 1956 को चूरू को जिला घोषित किया गया था। यानी जब अपना राजस्थान पूरा एक राजस्थान का एकीकरण हो गया था, उसके बाद जो जिले बनाए गए थे उस समय 1 नवंबर 1956 को चूरू को जिला घोषित किया गया था। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बिंदु की बात करें, यह जिला जो है चूरू जिले की बात करें, यह जिला की मतलब चूरू जिला महाभारत काल में जांगल देश का हिस्सा था। जांगल देश या जांगल प्रदेश की बात करें तो ये राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को कहा जाता है, जो उत्तर की साइड में। इसमें वर्तमान के अपन कह सकते हैं कि जो अपने जिले बनते हैं वर्तमान में बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़, इन जिलों में के जो क्षेत्र है उसको अपन जांगल देश या जांगल प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जांगल देश या जांगल प्रदेश कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, तो वर्तमान की जो अपने बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को जांगल देश या जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। महाभारत काल की बात कर रहा है ये, ठीक है। अब बात करें आगे नेक्स्ट बिंदुओं की, तो चूरू जिले की सीमा जो है अब वर्तमान में कितने जिलों के साथ लगती है, 6 जिलों के साथ लगती है। उसमें है हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू से लगती है। ये 6 जिले हैं जिनके साथ जो है चूरू जिले की सीमा लगती है। तो क्वेश्चन बना दे कभी कि चूरू जिले की सीमा कितने जिलों के साथ लगती है, तो 6 जिलों के साथ। ऐसे पूछ दे कि निम्न में से कौन से जिले की सीमा चूरू जिले के साथ नहीं लगती है, तो आपको ये 6 जिले याद रखने हैं कि हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर और झुंझुनू के अलावा कोई जिले का नाम दिया गया हो ऑप्शन में, तो आप उसको लगा सकते हैं कि यह जिले की सीमा चूरू जिले के साथ नहीं लगती है। तो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उसका भी आपको ध्यान रखना है, और उसका जो है आंसर कैसे निकालेंगे वो भी आपको कला आनी चाहिए। तो एक तरीके की कला है ये, तो आप जरूर से इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें सीख जाएंगे। अब बात करते हैं कि हरियाणा के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनती है। यानी कि चूरू जिले की बात करें कि किसके साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनती है चूरू की, तो हरियाणा राज्य के साथ जो है अंतर्राज्यीय सीमा लगती है चूरू जिले की। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। उसके बाद नवगठित कुचामन, डीडवाना की सीमा भी चूरू से लगती है। आपको क्या है कि नवीन जिला दर्शन अपन जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर एक चीज पूछी जा सकती है कि कौन सा चूरू जिले के साथ किसकी सीमा लगती है।
तो पहले के जो जिले थे वो तो आपको याद है, लेकिन जो नया जिला बना है कुचामन डीडवाना, इसकी सीमा भी किसके साथ लगती है? चूरू के साथ लगती है। तो ये कुछ बातें थी चूरू जिले की सीमा को लेके, तो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बिंदु की बात करें कि यहाँ यह सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला है। जो चूरू जिला है यहाँ पर क्या होता है? सर्वाधिक तापांतर वाला जिला आपसे पूछे तो चूरू जिला बताना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? तो चूरू जिला है। अब देखिए एक चीज समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि वार्षिक तापांतर का मतलब क्या होता है। बहुत सारे बच्चों में या विद्यार्थियों में ये कंफ्यूजन रहता है कि तापांतर यानी वार्षिक तापांतर का मतलब क्या हुआ। वो समझते हैं कि दिन और रात के बीच में जो तापमान का गैप होता है, यानी अंतर होता है कि रात के समय ठंडा होता है, दिन के समय गर्म होती है जो अपना वातावरण, उसके हिसाब से जो तापांतर निकाला जाता है उसको अपन बोलते हैं कि वार्षिक। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज गलत है, क्योंकि वार्षिक तापांतर का सही मतलब ये होता है कि उस क्षेत्र या जिले विशेष का सबसे जो गर्मियों के दिनों में सबसे गर्म महीना होता है उसका औसत तापमान, और सर्दियों के समय सबसे जो ठंडा जो महीना होता है उसका औसत तापमान, इन दोनों के औसत तापमान के बीच में जो अंतर पाया जाता है उसको बोला जाता है वार्षिक तापांतर। तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखें। बहुत ही महत्वपूर्ण मैं उदाहरण आपको समझा रहा हूं कि वार्षिक तापांतर का मतलब है किसी क्षेत्र या जिले में सबसे गर्म महीना उसका औसत तापमान और सबसे ठंडा महीना उसका औसत तापमान, इन दोनों के औसत तापमान में जो अंतर पाया जाता है उसको अपन बोलते हैं वार्षिक तापांतर। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। तो चूरू जिला जो है अपने राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर वाला जिला कहा जाता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है आपकी परीक्षाओं में। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु की बात करें गोपालपुरा। गोपालपुरा को द्रोणपुर भी कहा जाता था पुराने समय में, और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य द्वारा इसको बसाया गया था, इसलिए इसका नाम क्या पहले था? द्रोणपुर, जिसको वर्तमान में गोपालपुरा के नाम से भी अपन जानते हैं। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो अपन यहाँ पर एक एक चीज को जानकारी को अच्छे से पढ़ेंगे, और आप भी ध्यान से सुनिएगा, एकाग्रता से इन चीजों को पढ़ेंगे तभी आपको ये चीजें समझ में आने वाली है। आगे बढ़े। अब बात करें ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन सबसे पहला बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू में है, और ताल छापर एक झील भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बात करें ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य व झील, यहाँ का ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य का कुरंजा पक्षी व काले हिरणों का स्थान है। आपको कह दें कि कुरंजा पक्षी और काले हिरण किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, तो आपको बताना है कि ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में पाए जाते हैं। और ये अभ्यारण्य जो है ताल छापर अभ्यारण्य मोतिया साइप्रस घास के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया भी है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि किस अभ्यारण्य में मोतिया साइप्रस घास पाई जाती है, ये क्वेश्चन आपसे बना सकता है। तो आपको बताना है कि ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य या ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में मोतिया साइप्रस घास पाई जाती है, और इसके लिए प्रसिद्ध कौन सा अभ्यारण्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ से ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य से कि कौन सा पक्षी पाया जाता है? तो कुरंजा पक्षी। काले हिरणों किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो ये पूछे ताल छापर अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू में। और ये पूछे मोतिया साइप्रस घास के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो भी आपको क्या बताना है? ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य बता देना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है इसके, और इसके साथ ही यहाँ राज्य का सर्वाधिक कृष्ण मृग यानी आपको बता दिया काले हिरण पाए जाते हैं। तो ये भी पूछ दे कि सबसे अधिक काले हिरण किस जगह पाए जाते हैं, तो चूरू में ताल छापर अभ्यारण्य के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब कृष्ण मृग आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कृष्ण का मतलब क्या होता है? काला, कृष्ण पक्ष और अपन पढ़ते हैं शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण का मतलब क्या होता है? जो उसको बोल सकते हैं अपन कृष्ण के हिसाब से काला, है ना। कृष्ण भगवान कैसे थे? सांवले थे, तो अपन उनको तरीके से याद कर सकते हैं। कृष्ण का मतलब काला, सांवला। तो काले हिरण यहाँ पर पाए जाते हैं ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य में। नेक्स्ट बिंदु की बात करें राजस्थान वन्य जीव प्रबंध एवं प्रशिक्षण संस्थान। देखिए यहाँ पर ध्यान दें, राजस्थान वन्य जीव प्रबंध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ताल छापर चूरू में इसकी स्थापना की गई है।
वन्यजीव प्रबंध एवं प्रशिक्षण संस्थान है ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। उसके बाद चंदन की कलाकारी चूरू जिले की प्रसिद्ध है। जो चंदन की कलाकारी है वो किस जिले की प्रसिद्ध है? तो चूरू की। तो आप कैसे याद करेंगे? च से चंदन और च से चूरू, तो ऐसे आपको इजीली याद हो जाएगा। उसके बाद चूरू का जांगीड़ परिवार जो है इस कला के लिए प्रसिद्ध हस्त है, यानी कि जो ये चंदन की कलाकारी है इसमें चूरू जिले की प्रसिद्ध है और चूरू जिले का जांगीड़ परिवार जो है इस कला में सिद्धहस्त है। तो ये भी आपको ध्यान रख देना है। आगे बात करें महत्वपूर्ण फैक्ट की, तो सुजानगढ़ एक स्थान है चूरू जिले का, वहां पर कन्हैयालाल सेठिया का जन्म स्थान है। ये सुजानगढ़ जो है कन्हैयालाल सेठिया का जन्म स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। सु से सुजानगढ़ और स से सेठिया, इस प्रकार से आप लिंक करके इनको याद कर देना। सुजानगढ़ स और सेठिया जी स, तो कन्हैयालाल सेठिया आपको याद आ जाएगा। तो कन्हैयालाल सेठिया का जन्म स्थान है सुजानगढ़ चूरू, और इनकी जो कन्हैयालाल की रचनाएं हैं सेठिया की, तो लील टांस और शबद इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ये आपको याद रखना है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया इस क्वेश्चन है कि लील टांस और शबद किसकी रचनाएं हैं? तो कन्हैयालाल सेठिया जी की ये रचनाएं हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सुजानगढ़ चूरू में हुआ था। उसके बाद बात करें कि 2004 में सेठिया जी को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया और सेठिया जी ने धरती धोरारी गीत लिखा है। वेरी इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर कि सेठिया जी ने कौन सा गीत लिखा था? तो धरती धोरारी। और आपसे पूछेगा यही सीधा कि धरती धोरा की गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है पद्मश्री पुरस्कार से इनको जो है पुरस्कार मिला है। और राजस्थानी भाषा का पितामह कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थानी भाषा का पितामह किसे कहा जाता है? तो कन्हैयालाल सेठिया को कहा जाता है। तो ये आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इस सुजानगढ़ के जो आपको बताया इसमें से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो समझिएगा। जैसे आपसे पूछ दी कन्हैयालाल सेठिया का जन्म स्थान सुजानगढ़, इनकी रचनाएं लील टांस और शबद। फिर धरती धोरारी गीत किसके द्वारा लिखा गया? तो सेठिया जी के द्वारा। राजस्थानी भाषा का पितामह किसे कहा जाता है? तो कन्हैयालाल सेठिया को कहते हैं। तो ये इतने सारे क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं। अपन यहाँ पर जिला दर्शन की क्लास में महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ आपको परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके बारे में भी जो है नियमित रूप से चर्चा करते रहे, क्लास में भी करते हैं और आपको जो है यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको ऐसे जीके के और करंट के क्वेश्चन देते रहते हैं समय समय पर। तो आप उनसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा उसका भी आंसर लगाए आप। तो अब इसमें बात करें, एक सुजानगढ़ कस्बे का बंदेज कार्य भी बहुत प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सुजानगढ़ कहाँ पर स्थित है कस्बा? तो ये चूरू जिले के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट बात करें स्वामी गोपाल दास, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी थे स्वामी गोपाल दास, और इन्होंने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला नामक संस्थाओं की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं कि पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला की स्थापना किसने की थी संस्थाओं की? तो स्वामी गोपाल दास के द्वारा। और ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इनका संबंध चूरू जिले से रहा है। तो ये आप दोनों याद रखना है कि पुत्री पाठशाला आ जाए और कबीर पाठशाला पूछते आपसे तो स्वामी गोपाल दास का नाम याद करना है। और एक सर्व हितकारिणी सभा की बात करें तो उसके स्थापना भी किसने की थी? स्वामी गोपाल दास के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन आगे आपका आएगा, लिखा तो है मैंने, सर्व हितकारिणी सभा, तो इसकी स्थापना भी किसने की थी? स्वामी गोपाल दास ने की थी। ये भी फैक्ट आपको इसके साथ में यहाँ पर आ गए तो मैंने बता दिया आपको। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सरदार शहर यहाँ गांधी विद्या मंदिर डिम्ड विश्वविद्यालय स्थित है, यानी कि डिम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये आपको बताना है सरदार शहर चूरू में स्थित है डिम्ड यूनिवर्सिटी। और चूरू में लोक संस्कृति नगर श्री शोध संस्थान स्थित हैं, ये आपको याद रखना है। ये भी फैक्ट, लोक संस्कृति नगर श्री शोध संस्थान पूछ दे तो चूरू में स्थित है, इस प्रकार से आपको बताना है।
अगला बात करें बीनादेशर किला चूरू का है। इसका निर्माण ठाकुर दुले सिंह द्वारा 1757 ईस्वी में करवाया गया था, तो ये भी एक फैक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है सुराना हवेली। तो सुराना हवेली जो है 6 मंजिला एक हवेली है और इसमें 1100 दरवाजे एवं खिड़कियां हैं जो चूरू जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि सुराना हवेली पूछ दे कहीं तो कहाँ पर स्थित है, चूरू जिले में है। और इस हवेली में कितनी खिड़कियां और दरवाजे हैं, तो 1100। और कितनी मंजिलें, तो 6 मंजिला इमारत है। नेक्स्ट बात करें भरत व्यास। भरत व्यास एक प्रसिद्ध संगीतकार थे और इन्होंने ए मालिक तेरे बंदे हम इसका प्रसिद्ध गीत था। यानी ए मालिक तेरे बंदे हम, मालिक का मतलब भगवान, और ये गीत किसने गाया था, तो भरत व्यास ने गाया था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपके लिए राजस्थान की जिला दर्शन टेस्ट सीरीज आपके लिए उपलब्ध है। लॉन्चिंग ऑफर के साथ 99 रुपये में आपके सामने यहाँ पर एक ऑफर दिया गया है। इसमें आपको 50 जिलों के टेस्ट प्लस 10 संभागों के बोनस टेस्ट मिलने वाले हैं। साथ ही सभी जो क्वेश्चन है यहाँ पर अच्छे से व्याख्या सहित दे रखे हैं, जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर उस सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की व्याख्या की गई है। साथ ही इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग की सुविधा, आपकी टाइमर की सुविधा और आपकी रैंक क्या आती है उसकी भी यहाँ पर आप जो पूरी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं और उसका व्यू सॉल्यूशन भी चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है और राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा यदि कि आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आप जरूर से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्ञान विस्तार क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और उसमें जाकर यहाँ पर आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका एक फ्री टेस्ट भी आपको वहां पर दिया गया है, सैंपल टेस्ट, उसको देकर आप इसकी गुणवत्ता को चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसको आसानी से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात करें आगे नेक्स्ट, तो यहाँ पर एक सीईटी का भी अपना समान पात्रता परीक्षा सीईटी 10+2 और स्नातक स्तर के लिए एक टेस्ट सीरीज बनाई गई है। जो पिछला पेपर हुए थे आपके 2023 में, उन सारे पेपरों का विश्लेषण करके उनके जो क्वेश्चन थे उनको एक टेस्ट सीरीज के रूप में सेट किया गया है और उनसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसकी व्याख्या भी दे रखी है नीचे, तो आपके अच्छे जो है क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये मात्र 51 रुपये में आपके लिए उपलब्ध है और 10 जो पेपर हुए थे आपकी पिछली सीईटी में 10+2 प्लस स्नातक स्तर वाली, तो उन सभी पेपरों के इसमें सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज आपके टेस्ट के रूप में सेट किए गए हैं। तो आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो आपको जरूर फायदा होगा इस सीईटी में। बढ़ते आगे आज की क्लास की बात करें देवेंद्र झांझड़िया। तो देवेंद्र झांझड़िया जो है इनका संबंध चूरू जिले से है और वर्ष 1981 में चूरू जिले में इनका जन्म हुआ था और ये जेवेलिन थ्रो इनका प्रसिद्ध खेल है। यानी कि जेवेलिन थ्रो इनका प्रसिद्ध खेल है, इसको भाला फेंक भी कहते हैं अपन। क्या बोलते हैं जेवेलिन थ्रो को? भाला फेंक। एथेंस पैरा ओलंपिक 2004 व रियो पैरा ओलंपिक 2016 में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। और एथेंस पैरा ओलंपिक 2004 व रियो पैरा ओलंपिक 2016 में इनकी द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया, जबकि 2020 में टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो है रजत पदक इनकी द्वारा जीता गया देवेंद्र झांझड़िया के द्वारा। और 2017 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और 2022 में पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो आपको ये महत्वपूर्ण जो देवेंद्र झांझड़िया से संबंधित खिलाड़ी है, इनसे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखनी है। सबसे पहले ये किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो जेवेलिन थ्रो, भाला फेंक के। दूसरा, इनका जन्म कहाँ हुआ? चूरू जिले से संबंध रखते हैं ये, और इनको मिले पुरस्कारों का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें कर्नल किशन सिंह राठौड़। कर्नल किशन सिंह राठौड़ भारत सरकार द्वारा इन्हें सर्वप्रथम महावीर चक्र पुरस्कार दिया गया है। या ध्यान रखें, कर्नल किशन सिंह राठौड़ को सर्वप्रथम महावीर चक्र प्रदान किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें नेक्स्ट, तो कृष्णा पूनिया। कृष्णा पूनिया जो है डिस्कस थ्रो की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि कृष्णा पूनिया किस खेल के खिलाड़ी है? तो डिस्कस थ्रो की। कृष्णा पूनिया का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो आपको बताना है चूरू जिले से है। और 2004 में दोहा एशियाड ओलंपिक में कांस्य पदक जीता और 2010 में अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 2011 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी कृष्णा पूनिया से संबंधित ये आपको ध्यान रखनी है कि किस जिले से संबंध रखते हैं? तो चूरू जिले से। किस खेल की खिलाड़ी है? तो डिस्कस थ्रो।
आगे बात करें हनुमान प्रसाद पोदार। हनुमान प्रसाद पोदार की बात करें, ये गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक कौन थे? तो हनुमान प्रसाद पोदार। उसकी बात करें, आगे बात करें कि इनकी प्रसिद्ध पत्रिका कौन सी है? तो कल्याण नाम की इनकी प्रसिद्ध पत्रिका है। किसकी? हनुमान प्रसाद पोदार की प्रसिद्ध पत्रिका है कल्याण। तो हनुमान जी सबका कल्याण ही करेंगे। आगे बात करें खेमचंद प्रकाश, लता मंगेशकर के गुरु थे। इनका संबंध भी किससे? चूरू जिले से है। खेमचंद प्रकाश तो लता मंगेशकर के गुरु रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें दानमल और चांदमल चोपड़ा की हवेली। या तो आपसे पूछा जाए दानमल आ सकता है या दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है सुजानगढ़ चूरू में जो है इसकी हवेली स्थित है, दानचंद चोपड़ा की, सुजानगढ़ चूरू। ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करें गोगा जी मंदिर या गोगा मेड़ी भी कहा जाता है, शीर्ष मेड़ी भी कहा जाता है। तो ये मंदिर कहाँ पर है? तो चूरू में स्थित है, ददरेवा चूरू में। और इनका मेला जो है प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनका मेला कब लगता है। एक तो गोगा जी का शीर्ष मेड़ी में या गोगा मेड़ी में तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को यहाँ पर मेला लगता है और ये ददरेवा चूरू के अंतर्गत स्थित है। हिंदू मुस्लिम समान रूप से गोगा जी को जो है मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। आगे बात करें, यहाँ पर देखिए ये जो है ना ददरेवा, ये गोगा जी का जन्म स्थान भी रहा है। ये भी आपको चीज ध्यान में रखनी है। आगे बात करें नेक्स्ट, तो सालासर बालाजी। सालासर बालाजी जो है, बालाजी मंदिर मोहनदास द्वारा निर्मित है और इस मंदिर में दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई है। सालासर बालाजी चूरू। यह मंदिर चूरू के सालासर नामक स्थान पर स्थित है और यहाँ पर मेला जो है चैत्र पूर्णिमा और आश्विन पूर्णिमा को बढ़ता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा जाता है कि सालासर बालाजी का मेला कब बढ़ता है, तो आपको ध्यान रखना है चैत्र पूर्णिमा को भी और आश्विन पूर्णिमा को भी बढ़ता है। और किसके द्वारा ये मंदिर निर्मित है? तो मोहनदास द्वारा निर्मित बताया जाता है और यहाँ पर दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं, बात करें इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर। देखिए एक सालासर बालाजी मंदिर अलग है और एक इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर यहाँ पर अलग है। तो ये इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर भी यहीं पर है, सरदार शहर चूरू में स्थित है ये, और जो द्रविड़ शैली में बना है। ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है यहाँ पर कि इच्छापूर्ण बालाजी का मंदिर किस शैली में बना है। ये क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, तो आपको बताना है द्रविड़ शैली में निर्मित है। कहाँ पर स्थित है? तो सरदार शहर चूरू में स्थित है। इस मंदिर में प्रतिमा हनुमान जी राजा की तरह आशीर्वाद की मुद्रा में बैठे हैं और इनका मेला जो है प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को बढ़ता है। तो इच्छापूर्ण बालाजी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सरदार शहर। किस शैली का बना हुआ है? तो द्रविड़ शैली का बना हुआ है और प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को मेला बढ़ता है। ये 3 फैक्ट आपको इसमें से महत्वपूर्ण याद रखना है। उसके बाद बात करें साहबा गुरुद्वारा। साहबा गुरुद्वारा जोगी आसन नामक स्थान पर गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के आगमन व निवास की स्मृति में निर्माण करवाया गया था साहबा गुरुद्वारे का। तो ये भी एक फैक्ट आपको याद रखना है। और रावत कांधल स्मारक जो है ये भी चूरू में है और साहबा सरोवर पैनोरमा ये भी चूरू में स्थित है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, काली माता का मंदिर। तो काली माता का मंदिर, यह मंदिर 10वीं शताब्दी में निर्मित है और चूरू में स्थित है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और 51 टोडों की हवेली, ये महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए फैक्ट कि 51 टोडों की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो चूरू में स्थित है। इसका निर्माण कब करवाया गया था? तो 1750 में। अब देखो टोडे कितने? 51 और निर्माण कब गया है? 50 में। तो 51 में से 1 कब कर देना? 50। तो 51 टोडों की हवेली निर्माण कब हुआ? तो 1750 में। अब आपसे पूछ दे कि कहाँ पर स्थित है? तो चूरू में। याद कैसे करेंगे? जैसे टोडा जो अपने राजस्थानी भाषा में जो होते हैं, ऊँटनी का जो बच्चा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? टोडिया।
तो टोडिया बोलते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे टोडा है तो उनको क्या कराना पड़ता है, चराना तो पड़ता ही है। तो अपन क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि टोडो को क्या कराते हैं, अपन चराते हैं। तो 51 टोडो की हवेली, तो आप ऐसे याद करें, चराने से चूरू। देखिए मैं आपको ओनली याद कराने के इस तरीके से आपको समझा रहा हूँ, बाकी इसका कोई ऐसा लिंक नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे बात करें मालजी का कमरा। मालजी का कमरा, इसका निर्माण 1920 ईस्वी में सेठ मालचंद द्वारा करवाया गया था और यह फ्रांस की स्थापत्य शैली के आधार पर निर्मित है। ये इंपॉर्टेंट बनता है कि मालजी का कमरा किस स्थापत्य शैली में बना हुआ है, तो फ्रांस की स्थापत्य शैली में बना हुआ है। और किसने बनवाया था, तो मालचंद द्वारा बनाया गया है 1920 में। उसके बाद नेक्स्ट बात करें अन्य हवेलियां जो चूरू में स्थित है और महत्वपूर्ण है, वो है खेमका की हवेली, गोयनका की हवेली, मंत्रियों की हवेली, कोठारिया हवेली, पारखों की हवेली आदि हवेलियां जो हैं चूरू जिले में स्थित है। तो ये डायरेक्ट आपसे पूछ दे कभी अन्य हवेलियों में, ये नाम याद रखना आप, खेमका की हवेली, गोयनका की हवेली, मंत्रियों की हवेली और कोठारिया हवेली वगैरह जितनी भी है सारी चीज़ों को आपको ध्यान से पढ़ना है इनको, ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब चूरू का किला। चूरू किले का निर्माण जो है 1739 ईस्वी में ठाकुर खुशाल सिंह द्वारा करवाया गया था। यह किला ठाकुर शिव सिंह द्वारा चांदी के गोले दागने के कारण प्रसिद्ध है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में ऐसा कौन सा किला था जहां पर युद्ध के समय चांदी के गोले दागे गए थे। तो आपको याद रखना है कि च से चांदी, च से चूरू। तो च से चांदी, च से चूरू, यानी चूरू के किले में जब युद्ध हुआ था उस समय क्या दागे गए थे, चांदी के गोले दागे गए थे। क्योंकि जब गोले बारूद खत्म हो गए थे युद्ध के समय, तब जो जनता थी वहां की, उसने और राजा महाराजाओं के पास जितने भी खजाना था चांदी का, तो उनसे उन्होंने जो है गोले के रूप में उसका प्रयोग करके चांदी का और गोले दागे थे चांदी के। तो आपको याद रखना है। और किसके समय दागे थे, तो आपको ध्यान है सोना और चांदी, सोना चांदी दोनों का संबंध है। तो इसी प्रकार से चांदी के गोले आ जाए तो आप बता देना शिव सिंह, स से सोना, स से शिव सिंह के द्वारा। तो शिव सिंह द्वारा चांदी के गोले दागने के कारण चूरू किला प्रसिद्ध है और इसका निर्माण हुआ था 1739 ईस्वी में। आगे बात करें नेक्स्ट, तो राजस्थान का प्रथम महिला मिनी बैंक कहां पर खोला गया था, तो वो खोला गया था सालासर चूरू में खोला गया था राजस्थान का प्रथम महिला मिनी बैंक। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद महत्वपूर्ण फैक्ट है नाहटा संग्रहालय, ये चूरू में स्थित है। यह सरदार शहर के नाहटा हवेली में स्थित है चूरू के अंतर्गत, जो एक नाहटा परिवार का निजी संग्रहालय है। ये आपको थोड़ा याद रखना है। नाहटा संग्रहालय पूछ दे तो आपको बताना है चूरू जिले के अंतर्गत है। उसके बाद चूरू जिले के भालेरी गांव में चूरू जिले के भालेरी गांव में सर्वाधिक बरखान बालू का स्तूप मिलते हैं। आप याद कैसे करेंगे कि बरखान बालू का स्तूप मतलब रेत के टीले, जो रेत के बनते टीले उनको बोलते स्तूप रेत के। तो इस क्षेत्र में जो है बरखान बालू का स्तूप यानी कि अर्धचंद्राकार आकृति वाले जो एक दिशा में वायु चलने के कारण बनते हैं, वो जो है सर्वाधिक बरखान बालू का स्तूप यहाँ पर चूरू के भालेरी गांव में देखने को मिलते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है फैक्ट। और चूरू जिले में स्थित शिकार निषिद्ध क्षेत्र यानी जहाँ पर शिकार करना मना है या निषिद्ध है, तो वहाँ वो कौन सा क्षेत्र है, तो आपको ध्यान रखना संवत्सर कोटसर, ये चूरू का क्षेत्र है, यहाँ पर शिकार निषिद्ध क्षेत्र है। चूरू जिले में चोकला नस्ल की भेड़ उन्नत किस्म की ऊन के लिए विख्यात है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि च से चूरू जिला और च से चोकला नस्ल की भेड़ यहाँ पर पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है इसकी उन्नत किस्म की ऊन के विख्यात के लिए जाना जाता है। उसके बाद ये आ गया स्वामी गोपाल दास वाला, जो मैंने पीछे बताया आपको। सर्वहितकारणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो गोपाल दास के द्वारा की गई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है आपके। और कांगड़ कांड, अगला बिंदु है कांगड़ कांड। कांगड़ कांड जो है रतनगढ़ चूरू में हुआ था और यह वर्ष 1946 की घटना है। क्या हुआ था, जब वहां पर अकाल की स्थिति थी तब जागीरदारों ने वहां पर जो है
कर वसूली और उनके जो लाग बाग थे वो बढ़ा दिए थे। उनके विरोध में इन्होंने बीकानेर रियासत में जो है शिकायत कर दी थी। उसके चलते जो है वहाँ के जागीरदार ने कांगड़ कांड ये जो कांगड़ कांड हुआ था उस समय की बात है 1946। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना, ये इससे चूरू के जो है तारानगर और राजगढ़ तहसीलों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना से। तो आपको ध्यान रखना है, कभी पूछ दे कि राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना से चूरू जिले की कौन सी तहसीलें लाभान्वित हैं, तो आपको बताना है तारानगर और राजगढ़ तहसील। नेक्स्ट बिंदु है इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहर चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से चूरू जिले में सिंचाई की जाती है। अब यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि इंदिरा गांधी की किस लिफ्ट नहर से चूरू जिले को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, तो च से चूरू और च से चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, ये आपको याद रख देना है। और इंदिरा गांधी लिफ्ट नहरें कितनी है, 7 लिफ्ट नहरें, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लिफ्ट नहरें लगाई गई है। तो चूरू जिले में चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, च से चूरू च से चौधरी कुंभाराम। आगे बात करें, देखिए यहाँ पर जो है मैं लिंक करके ही आपको बताता हूँ छोटी छोटी चीजें ताकि आपको उस समय याद आए। आप देखिए रिवीजन करेंगे तभी ये चीजें याद रहेगी, एक बार पढ़ने से आपको सारी चीजें याद नहीं रह सकती, आपको बार बार रिवीजन करना है। आप इन चीजों को निकालेंगे बार बार तो आपको ये चीजें ऑटोमेटिक याद रह जाएगी। उसके बाद चूरू जिले में सीढ़ी नुमा कुएं मिलते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में जोहड़ कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है फैक्ट कि चूरू जिले में सीढ़ी नुमा कुएं मिलते हैं और यहाँ पर स्थानीय भाषा में इनको क्या बोलते हैं, जोहड़ बोलते हैं इनके कुओं को। और वैसे कच्चे कुओं को भी जोहड़ ही बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, मिट्टी के बने होते हैं जो कच्चे कुएं उनको भी जोहड़ कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें, चूरू जिले में पड़िहारा झील और ताल छापर झील स्थित है। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ दे कि पड़िहारा झील और ताल छापर झील किस जिले से संबंधित हैं, तो चूरू जिले के अंतर्गत स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे चूरू जिले के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई भी नदी नहीं है, ये आपको थोड़ा सा फैक्ट याद रखना है। यहाँ पर मैंने ऐड नहीं किया है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि चूरू जिले के अंतर्गत कोई भी नदी नहीं निकलती है। उसके बाद आता है महत्वपूर्ण फैक्ट भवानी शंकर। जो भवानी शंकर है ये प्रसिद्ध कथक नृत्य कलाकार है। कौन है भवानी शंकर? प्रसिद्ध कथक नृत्य कलाकार है भवानी शंकर, और यह पखावज के बाजीगर के उपनाम से भी प्रसिद्ध है। तो आपसे बहुत बार पूछा जा सकता है कि पखावज के बाजीगर के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो भवानी शंकर को जाना जाता है। पखावज एक वाद्य यंत्र है जो ढोलक के समान ही बजता है, लेकिन थोड़ा आकार प्रकार में ढोलक से अलग होता है। बाकी ढोलक के प्रकार का ये एक वाद्य यंत्र होता है जिसे ताल से बजाया जाता है। इसके जो है बाजीगर के उपनाम से भवानी शंकर को जाना जाता है। और ये कलाकार किसके, तो कथक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं भवानी शंकर। नेक्स्ट बात करें कबूतरी नृत्य। कबूतरी नृत्य जो है चूरू जिले का प्रसिद्ध है। अब कैसे याद करेंगे आप, कबूतर को क्या करते हैं अपन राजस्थानी में बोलते हैं, अपने मारवाड़ी में चुगा चुगाते हैं। क्या बोलते हैं? चुगा चुगाते हैं। तो कबूतरी नृत्य यानी कि कबूतरी यानी चुगा, कबूतर को क्या करते हैं? चुगा चुगाते हैं। तो कबूतरी नृत्य पूछ दे तो चुगा से चूरू जिला करना, तो कबूतर को चुगा चुगाते हैं तो कबूतरी नृत्य चूरू जिला। ऐसे आप लिंक करके पढ़ना, बहुत ही मजा आएगा और आसानी से याद भी रहेंगी चीजें। नेक्स्ट लक्ष्मी निवास मित्तल, ये राजगढ़ के निवासी हैं और इन्हें स्टील किंग के नाम से भी जाना जाता है। लक्ष्मी निवास मित्तल एक उद्योगपति हैं और ये राजगढ़ के चूरू के निवासी हैं और इन्हें स्टील किंग के नाम से जाना जाता है। मित्तल और स्टील ल आ रहा है तो थोड़ा याद रखना, लक्ष्मी निवास मित्तल स्टील किंग, याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट बात करें धर्म स्तूप। धर्म स्तूप को लाल घंटाघर भी कहा जाता है और ये 26 जनवरी 1930 को चंदनमल बहेड़ ने यहाँ पर धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराया था। तो आपसे पूछ दे कि चूरू जिले में स्थित लाल घंटाघर या धर्म स्तूप पर किसने तिरंगा फहराया था, तो चंदनमल बहेड़ ने
यहाँ पर तिरंगा फहराया था। कब फहराया था? 26 जनवरी 1930 को। तो ये भी एक चूरू जिले से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट बन जाता है। तो ये चीज़ें आपको सारी ध्यान रखनी है और बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर पढ़े हैं। उसके बाद बात करें आगे तो इस प्रकार से आज की क्लास में यहीं समाप्त करते हैं और जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे चूरू जिले से संबंधित वो सारे फैक्ट हमने यहाँ पर क्लियर किए। आपके सामने जिला दर्शन और सीईटी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। मात्र 99 रुपये में जिला दर्शन की और 51 रुपये में सीईटी। इन दोनों को आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी बेहतरीन जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है और इनके लिए सैंपल टेस्ट भी दे रखे हैं, आप उनको भी देख के चेक कर सकते हैं इनकी क्वालिटी वगैरह। और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तो आपको जिला दर्शन यानी राजस्थान के जिलों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके बारे में कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज में सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आप इनको जरूर से ज्वाइन करिएगा। इसी प्रकार आज की क्लास कैसी लगी आपको जरूर बताएं कमेंट करके। किसी प्रकार की कोई क्वेरी रहे तो भी आप इसको जो है जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। और क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों परिवार के सदस्यों के साथ इस क्लास को शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो ज्ञान विस्तार क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इसी प्रकार की जो हमारी जिला दर्शन की निःशुल्क क्लासें निरंतर रूप से आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलता है इस प्रकार अगली क्लास में अगले जिले के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।